बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कराची की मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के हवाले से जो वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन था। उस हवाले से कमिश्नर कराची की जानिब से भी एक नोटिफिकेशन निकाला गया और बाद में उसकी तरदीद भी कर दी गई। जब ताजरों की जानिब से इसे यकसर मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा गया कि कारोबार के औकात में कमी का मतलब यह है कि ताजरों का कत्ल, यानी अगर ताजिर जो हैं वो अपना कारोबार, उनको औकात नहीं मिलेंगे तो वो किस तरीके से मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। इस हवाले से बहुत रद्द-ए-अमल सामने आया, इसलिए कि मार्केट्स को 8 बजे और रेस्टोरेंट्स को 10 बजे तक के औकात कार करने का पाबंद किया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ हुकूमत सिंध इस पर अमल करेगा? बाकी सूबे जो हैं उनमें अभी अमल दरामद होता नज़र नहीं आता है। यही वजह है कि अभी इस पर अमल दरामद करने के लिए एक तरीके से कहा भी जाता है, लेकिन दूसरी जानिब तरदीद भी कर दी जाती है कि अभी इस हवाले से मुशावरत की जाएगी, उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। इसलिए कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपने औकात कार तय करने के खुद मुख्तार हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस पर ही बात करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जेल भरो तहरीक जिसका कि आगाज़ किया गया लाहौर से, उसकी इब्तिदा हुई। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपनी गिरफ्तारी भी पेश की और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से फ्रंट लाइन जो रहनुमा हैं, जो टॉप लेवल के रहनुमा हैं, वो इस वक्त असीर हैं, तो गलत ना होगा। और हुकूमत की जानिब से भी बाकायदा एक हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है जिसके तहत मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उन्हें मुख्तलिफ जेलों में रखा जा रहा है। किसी को ट्रेनिंग सेंटर्स में, किसी को मुख्तलिफ जेलों में, यानी सबको एक जगह नहीं रखा जा रहा, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो बर्दाश्त है या जो उन्होंने जिस तरीके से अज़्म का मुज़ाहरा किया था उसे कमज़ोर किया जा सके। दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से भी तनकीद की जा रही है और चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े के बाद से इमरान खान के ख़ानदान यानी उनकी अहलिया और पार्टी के दूसरे अफराद को भी जो है मुख्तलिफ नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब जो तोशा खाना रेफरेंस है उस पर भी तफ्तीश को तेज़ किया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कराची से जो 9 MNAs जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए थे और उसके बाद 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया था, आज उन मेंबर नेशनल असम्बलीज़ ने सिंध हाई कोर्ट में केस दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उनके इस्तीफ़े गलत मंजूर किए गए और 16 मार्च को होने वाले ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसे रोका जाए। एक तरफ पहले इस्तीफ़े देने की बात की गई थी, फिर इस्तीफ़े मंजूर हो गए तो ये बात की गई कि जी गलत मंजूर किए गए, फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात हुई। PDM की जानिब से तमाम जो जमातें हैं उन्होंने जब इलेक्शन का बाइकॉट का ऐलान किया तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में नहीं जाती हुई नज़र आती। यानी अगर तो मजबूरन ये इलेक्शन कराए गए ज़िमनी इंतखाबात कराची की 9 सीटों पे, तो फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें हिस्सा लेने के लिए मजबूर हो। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि कोर्ट का सहारा लेते हुए इन इलेक्शंस को जो है वो मुलतवी करा लिया जाए या इन इलेक्शंस को रुकवा लिया जाए। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं जो सू मोटो नोटिस है जो कि लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिस पे एक बाकायदा लार्जर बेंच बनाया गया है, उस पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, ख़ासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। बाकायदा इस बात को लेकर ये कहा गया कि जी क्यों ना जो पहले के केसेस हैं वहाँ से दुरुस्तगी शुरू की जाए। क्या पनामा लीक्स और बाकी केसेस, क्या ये काम वहाँ से ना शुरू किया जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो नोटिस लेता है तो क्यों ना इस पर एक फुल बेंच बनवाई जाए और तमाम जजेस को इसमें शामिल किया जाए, या फिर कम अज़ कम उन जजेस को इस बेंच में से निकाला जाए जिनके खिलाफ या जिनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इस हवाले से लतीफ़ हुसैन ने एक बाकायदा यानी जो एक एप्लीकेशन है वो भी दायर की है जिसमें ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो जजेस साहिबान, 2 जजेस साहिबान जिनके हवाले से PDM की तमाम जमातें तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, उनको इस बेंच में शामिल ना किया जाए। इस वाले सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को इस मैटर पर जो है वो हियरिंग का ऐलान किया है। बहरहाल नाज़रीन, तमाम वालों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिरदौस नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। जी फिरदौस भाई, क्या कहते हैं सर? एक तरफ जेल भरो तहरीक, दूसरी जानिब इलेक्शन रुकवाने की भी कोशिश की जा रही है। आज हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की गई है, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? ये पहले इलेक्शन की बात कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे इस वक्त MQM, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जो लोग कराची के मैंडेट की बात कर रहे थे वो इलेक्शन छोड़ के मैदान क्यों चले गए? उन्हें खौफ था कि अब के वो 2-2 3-3 हजार वाला वोट का मसला नहीं है, लाख लाख वोट का मसला है, वो इतनी चोरी नहीं कर सकते। और उनका मैंडेट जो था, जो वो कंप्लेन कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे लोकल बॉडीज इलेक्शन में, वो जाली मैंडेट था। अब आए कि तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में क्यों मूव किया? ब्रदर, इसको समझने के लिए जी फिरदौस भाई, मेरी आवाज सुन सकते हैं? फिरदौस भाई आप, जी जी जी, आपकी सर वीडियो रुक गई है जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद नजर आ रहा है वीडियो रुकी है, लेकिन क्यों रुकी है ये आपको जी पता होगा। जी आ रही है आवाज? कंटिन्यू करें जी, अब आ रही है। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इलेक्शन कराने के सिलसिले के अंदर पीटीआई ने इस्तीफे दिए 132 के, एक्सेप्ट कितने किए? 9। क्यों किए? इसकी वजह आपको पता है। वो सीटें जिसपे पीटीआई का सबसे कम मार्जिन था वो उस पे एक्सेप्ट किए, और उस पे क्या असर हुआ कि 7 पीटीआई जीत गई, 2 पे पीटीआई के, एक मुल्तान की एक कराची के ऊपर जो भी धांधली की नहीं की वो 2 निकाल गए। उसके बाद उन्होंने कितनी एक्सेप्ट की? फिर भी सारी कर लेते भाई, नहीं की। फिर की 33, फिर की 31, फिर की 43। ये कब की? जब पीटीआई ने ऐलान किया कि हम असेंबली में वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि हम इनके चेहरे से नकाब उतारना चाहते थे कि जिस तरह पंजाब में केयर टेकर सेटअप बनाया है कि आसिफ जरदारी के मुंह बोले बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, हम ये दिखाना चाहते थे कि असली ऑपोजिशन हम है। राजा रियाज को हम रिमूव करेंगे, और जैसे ही उन्हें ये शक आया कि राजा रियाज को रिमूव करेंगे, उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने शुरू किए। फिर उन्होंने उससे पहले एक और साजिश कर ली कि वो राजा रियाज से कहलवा दें कि वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो पार्लिमानी लीडर है पीटीआई का, और वो 22 वोट, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो वो दिलवाए जा सके शहबाज शरीफ को। उसके बाद हमने फैसला किया हम जरूर जाएंगे असेंबली में कि वो पार्लिमानी लीडर चेंज हो, राजा रियाज। जैसे ही राजा रियाज पार्लिमानी लीडर चेंज हो जाता है तो ना वो ये हुक्म दे सकता है कि पीटीआई के वो 22 मुनहरिफ अरकान के वो शहबाज शरीफ को वोट दे, और शहबाज शरीफ की सीट को खतरे में आ रहा है। तो ये वो साजिश है जिसकी वजह से हमें वापस असेंबली में जाना पड़ा है, वरना हमने तो 2 असेंबलियां डिसॉल्व करवा दी कि मुल्क में हम समझते हैं कि पाकिस्तान को सियासी तौर पे और माशी तौर पे मुस्तहकम करने का वाहिद हल ये है कि फौरी इंतखाबात कराए जाए। तो ये तो हुआ इलेक्शन का सबब। अब आपका दूसरा सवाल था जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक किस वक्त की जाती है? ये एक पुरअमन एहतजाज का तरीका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन तरीके से एहतजाज करती है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बसें जलाई, टायर जलाए, रास्ते बंद किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बेइंतहा तशद्दुद हुआ इस 1 साल के अंदर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी लाशों की सियासत नहीं की, कभी ये नहीं कोशिश की अपने 15-20 वर्कर्स को मरवा दे और उनकी लाशें लेकर निकल जाए और सियासत करे। ये एमक्यूएम का वतीरा था, ये दूसरी जमातों के वतीरे हैं, हमने नहीं की कभी, ना हम करना चाहते। हमने अभी भी इस्लामाबाद में इतने लोग जमा थे, हमने कहा हम अंदर इस्लामाबाद के नहीं जाएंगे, इसलिए हमें पता है कि एक पागल गुंडा वहां बैठा हुआ है जिसका नाम राना सनाउल्लाह है, जो लाहौर में गुल्लू भट्टों से गाड़ियां तोड़वाते हैं औरतों की, जिसने अपनी सफाकियत के सबूत दिए इस्लामाबाद में 25 मई को, जो आज भी तड़ी देता है कि मैं तैयार बैठा हूं, मैं तुम्हें मजे चखाऊंगा। सर, कराची में जेल भरो तहरीक का आगाज कब से कर रही है, बताएं पहले जी। मैं अभी, आप पहले जेल भरो तहरीक समझ लीजिए, फिर मैं आपको उसके आगाज की भी बताता हूँ कि कब। जी सर, मैं आपको ये जेल भरो तहरीक एक पुरअमन एहतजाज का तरीका है। किस चीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? आइन की पैमाली की तरफ, इंसानी हकूक के पैमाली की तरफ, और ये जो महंगाई तोड़ दी है, जिसने गरीब की कमर तोड़ दी है, उस महंगाई के खिलाफ। ये कराची में कब होगा? कराची में उस दिन होगा जिस दिन ये 9 सीटों के इलेक्शन के जो हमारी कोशिश है उसकी वोट कह दे कि नहीं हो रहे, इससे कि हम 2 माह एक साथ नहीं कर सकते, जेल भरो और इलेक्शन लड़ना। जिस दिन इसका फैसला आ जाएगा उसके अगले दिन आपको तारीख कराची में कब दी जाएगी। ये तो कहते
फिरदौस भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब इलेक्शन में दूसरी पार्टियां हिस्सा ही नहीं ले रही हैं, तो फिर इलेक्शन में जाएं या उसमें मसरूफ हों या ना हो, उससे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं, अगर एक तरफ इलेक्शन मौखर कराने की भी बात की जा रही है, दूसरी जानब दूसरी सियासी जमातें बकौल आपके कि चूंकि इलेक्शन से खाइफ हैं इसलिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही हैं, तो फिर क्या वजह है कि जेल भरो तहरीक का आगाज नहीं किया जा रहा है? इसलिए नहीं किया जा रहा कि इलेक्शन हम लड़ेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने या सिंध हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी। नहीं नहीं फिरदौस भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि जहां इलेक्शन में दूसरी पार्टियां हिस्सा नहीं ले रही हैं, तो आपके लिए तो इलेक्शन जीतना कोई मसले की बात है ही नहीं ना। अभी इलेक्शन तो उस तरीके से माना नहीं जाएगा। जो कोशिश है देखिए, हुकूमत की नहीं, कि नहीं, जी नहीं। आपको किसी तरह कोई और जमात इलेक्शन में हिस्सा ना ले, ताकि आपका इलेक्शन चाहे बिला मुकाबला हो जाए या 200 या 1000 वोट से 2000 वोट से जीत जाए, बहरहाल तो इलेक्शन तो आपके लिए मसला नहीं रहे ना सर। नहीं 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 नहीं, आप समझे ही नहीं इनकी साजिश क्या है। जी। इनकी वही बेवकूफ, वो समझते हैं अवाम बेवकूफ है। वो ये समझते हैं, वो कहना ये चाहते हैं कि जितना टर्नआउट लो होगा और जो लोग वोट देने नहीं निकले, उसका मतलब ये वो सब जो है पीपल्स पार्टी के साथ हैं या जमात इस्लामी के साथ हैं या एमकेएम के साथ हैं। अरे भाई, जब मुकाबले ही नहीं होगा तो लोग क्यों निकलेंगे? जब इलेक्शन में गर्मी नहीं आएगी तो क्यों निकलेंगे? वो कहेंगे पीटीआई तो जीती भी वैसे ही है। हाँ, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर 6% टर्नआउट होगा तो इनको ये भी नहीं उम्मीद कि 6% टर्नआउट को भी बीट कर सके। ठीक। इनको तो सर ये भी टर्नआउट उम्मीद आप नहीं अपील है। करें ना सर वोटर से, आप फिर भी बाहर निकालें और जिस तरह मेरा तो बेवकूफ है, फजूल का है, मुझे क्या है, उसको पता है ये पीटीआई की सीट है। ये अच्छा। निकाले ना, ये निकाले, मुझे क्या जरूरत है? इसलिए मैंने तो जब करना था मैंने महमूद मौलवी को जीत के दिखा दिया, मैंने NA 239 जीत के दिखा दिया, मैं तो बहुत सारे इलेक्शन जीत के दिखा चुका हूं। पिछले अप्रैल के बाद जितने इलेक्शन हो रहे पूरे पाकिस्तान में हो रहे वो हम जीत रहे हैं। कराची के लेकिन सर अकेले की कोई बात कर रहे हैं, कराची में भी 2 इलेक्शन हुए, दोनों में महमूद मौलवी की सीट पे जितने वोट महमूद मौलवी साहब को मिले, पूरी ऑपोजिशन एक साथ मिलकर लड़ रही थी, तब भी उससे डबल। और ये इमरान खान, और वहां कौन लड़ रहा था? एक लड़ रहे थे मोहित अनवर साहब, जो कौन थे? चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की। दूसरी जगह कौन लड़ रहे थे? वो लड़ रहे थे जो कोरंगी के चेयरमैन थे। बिल्कुल, ठीक है, नैयर रजा जी, जैदी साहब जी। ठीक है जी, वो लड़ रहे थे। उनको पड़े 14,000 वोट, इमरान खान को पड़े 58,000 वोट। जी जी। कोई मुकाबला रहा? और कितने वोट से पीटीआई जीती थी वो सीट? 1100 वोट से, अकरम चीमा ने जब हराया था। वो 1100 का मार्जिन किधर चला गया? 44,000 पे चला गया। सर वो कहा जाता है कि रिकाउंटिंग में शायद अकरम चीमा हार भी गए थे, लेकिन उसको कभी भी उस रिजल्ट को निकलने नहीं दिया गया। ख्वाजा सोहेल मंसूर जी, ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब जी, तो जी, उस वक्त तो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन साथ दे रहा था, उस वक्त तो कहते थे कि सिलेक्टेड की थी। अब के तो आपको बैठा हुआ है ना, इस दफा तो आपको कोई शिकायत नहीं सिलेक्शन की। अब जिसकी हुकूमत है, अब आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बी टीम के तौर पे काम कर रहा है। हमने काम उसके बावजूद जीत के दिखा रहे हैं। हम पंजाब में भी जीते उसके बावजूद, कराची में भी जीते उसके बावजूद। अच्छा सर, कल कोई एहतजाज भी किया जा रहा है, जबकि दफा 144 भी है, उस हवाले से जरा बता दीजिएगा। किस चीज के बारे में? सर कोई एहतजाज भी प्लान किया जा रहा है कल के दिन? कल महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। अच्छा, तो आप नहीं समझते सर, अगर दफा 144 है और उस सूरत में एहतजाज किया जाएगा तो खुद ब खुद ये जेल भरो तहरीक तो फिर कराची से भी शुरू हो जाएगी मेरे ख्याल में। अगर हो जाएगी तो हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब इसमें कराची की लीडरशिप, जिसमें आफ्ताब सिद्दीकी साहब हैं कराची के सदर, सबसे पहले वो गिरफ्तारी देंगे या आप लोग गिरफ्तारी देंगे या क्या किया जाएगा? अगर 144 दफा 144 की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो गिरफ्तारी तो अमल में आएगी सर। हैं? दफा 144 की अगर खिलाफ वर्जी की जाएगी तो फिर मतलब उस सूरत में गिरफ्तारी तो अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो अवाम तो खड़ी होगी। हम तो यही साबित कर रहे हैं, महंगाई कम कर दो ना। क्या कह के आया था बिलावल?
कह रहा था कि 12 रुपए पेट्रोल बढ़ गया इसलिए मैंने लॉन्ग मार्च की है। हम्म अब तो 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया। अब करे ना लॉन्ग मार्च, हम्म अगर गैरतमंद है बिल्लो रानी, करे मुझे पकड़े के लेके जाए। नहीं सर, लेकिन अब महंगाई तो कहते हैं ना नागुजीर है। आईएमएफ से आप लोगों ने भी जब आईएमएफ से मुआहदा किसने किया कह था दिया? महंगाई हुई थी सर। किसने कह दिया ऐसा नहीं है नागुजीर कि महंगाई नहीं हुई आपके दौर में। है? जी। मैं ये कह रहा हूं, हमने तो 9% पे छोड़ी थी, 12% पे छोड़ी थी, चलिए। हाँ हाँ आपने कितने पे ले गए? सर, हालात बेहतर इस थे उस हफ्ते वक्त। की 41%। हम्म पाकिस्तान में इतनी होशरुबा महंगाई कभी हुई नहीं। हम्म बात ये है, हम्म आपने कोई रोड मैप दिखा रहे हैं कि महंगाई कम कितने अरसे में कर देंगे? हम्म आप ये बता रहे हैं कि रुपए की कीमत, आपने तो आके कहा था मैं 200 रुपए पे ले आऊंगा, 270 पे पहुंचा दिया। आपको कुछ आते आए हुक्मरानी करनी? सर, एक्सपीरियंस हुक्मरान है, आपने तीन तीन दफा जो है ना वो इनके हुकूमत में रह चुके हैं, तो कैसे नहीं आता होगा। आप अरे लोग कहते भाई, थे कि शायद आप लोग ना बोले तजुर्बेकार हैं। आप इस बात का जो बात जो सुनिए। मतलब एतराफ है आपकी सीनियर लीडरशिप तक करती रही कि बिल्कुल सही बात है, हमें हुकूमत नहीं करनी आती थी, हम पहली दफा हुकूमत में आए थे। देखिए, ये तो हम ह्यूमिलिटी शो करते हैं। जो 5 दफा के हुक्मरान थे हम्म उनका सुन ले, जो 5 वजीर आजम अपने अंदर रखे हुए उनका सुन लेना, उन्हीं ने क्या कर रहे हैं। तो हम्म। अब क्या पता चला कि हम अगर नालायक हैं तो ये नालायक आला है। अच्छा ठीक सर, है। अब बस आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताएं अगर कोर्ट की तरफ से आपको रिलीफ नहीं मिलता, कराची में जो 9 सीटें हैं उस पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए कह दिया जाता है, क्या लाएमल होगा सर? इंतखाबात लड़ेंगे या आप भी बाइकआउट कर देंगे? इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे, हम बॉयकॉट, हम किसी सूरत कोई इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करेंगे। चाहे वो बाद में 5% से कम हो जाए और कलअदम भी हो जाए, तब भी इलेक्शन लड़ेंगे? तब भी हम लड़ेंगे। हम्म जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी सर, जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? बस मतलब सर, बस आखिरी सवाल इसी हवाले से था, और ये भी बता दीजिएगा कि इमरान, अगर ये जेल भरो तहरीक चलती है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कब तक जो है ना, यानी वो कब गिरफ्तारी पेश करेंगे? ये देखिए, ये सारी चीजें जो है ना हम्म सही वक्त पे आके बता दी जाएंगी। अभी तक तो आप लोग कुछ मानने को तैयार नहीं होते, हम्म तो हमें तारीख देने की जरूरत नहीं है। हम्म हम इमरान खान साहब की इस वक्त टांग की जो सूरत हाल है, जो मरियम कहती हैं या राना सनाउल्लाह कहते हैं, वो नहीं है, हमें पता है। हम्म। हमने खुद उनसे कहा है, वरना वो तो पहले कह रहे थे कि सबसे पहले मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ। हम्म, हम नहीं चाहते कि उनका जख्म बिगड़े। जब वो ठीक। पूरी तरीके से सेहतयाब हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। हमारे वाइस चेयरमैन चले गए, सेक्रेटरी जनरल चले गए, हमारे बाकी आमिर कियानी साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चले गए, बहुत सारे लोग हैं। सर, परवेज अगर खटक हुकूमत खुद सरकारी मेहमान बनाने आ गई, फिर क्या किया जाएगा? है जी। अगर हुकूमत खुद पहुंच गई सरकारी मेहमान बनाने खान साहब को, जब फिर वो क्या? है कि वो उनकी सफाकी की, बरीबरियत की, गैर इंसानी सलूक की एक और मिसाल होगी। ठीक शदीदियत साबित करने की एक और तरीका होगा। ठीक। इससे कि मजलूम की आवाज तो मजलूम की आवाज होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस फहीम नकवी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस फहीम नकवी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़े, हम कुछ बात करना चाहेंगे तुर्किया और शाम के जो जहाँ ज़लज़ला आया, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ज़लज़ला आया, और इसके अलावा जो आफ्टर शॉक्स हैं उनकी तादाद हज़ारों में है, जो कंटिन्यूसली इस वक्त तुर्किया और शाम के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे जो आफ्टर शॉक्स हैं उनकी वजह से लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं। इमदादी कामों का सिलसिला अपनी जगह जारी है। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी इमदादी सामान भी भेजा गया, ना सिर्फ हुकूमती सतह पे बल्कि उससे ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ NGOs, जिसमें सबसे आगे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, जिनकी जानिब से न सिर्फ पहली खेप सामान की सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन बानी मौलाना बशीर फारूकी साहब लेके गए, ख़ुद मौजूद रहे, और उसके बाद अब मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों की एक खेप मज़ीद बनाई जा रही है, और मुख्तलिफ जो सामान है, इमदादी सामान, वो ऑलरेडी भेजा जा चुका है ताकि तुर्की के मुसलमान भाइयों और शाम के भाइयों के लिए जो है ना उनकी मदद की जा सके। मेरा नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं बानी और चेयरमैन
सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूकी साहब। सबसे पहले हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना बशीर फारूकी साहब, आपको खुशामदीद कहना जी चाहेंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुझे बताइएगा मौलाना साहब कि ये जो आप वहाँ ख़ुद तशरीफ़ ले गए और जिस दिन आप वहाँ पहुँचे थे उस दिन हमने आपसे बात भी की और आपने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे जो है ना जो हालात हैं, क्या देखा सर आपने तुर्की में, क्या क्या मनाजिर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो हालात की आगाही बज़रिया मीडिया के लोगों को मिलती रहती है और जो ज़ाहिर है हमने वहाँ अपनी आंखों से चीज़ें देखी, तो इसमें एक बात बहुत नुमाया है और वो ये है कि जब ये वाक़या हुआ है तो गोया ऐसा लगता था कि पूरे मुल्क के लोग जो है अपने मुतासरीन भाइयों के लिए जो है अपने घरों से निकल आए और सड़कों का ये हाल था कि 2 घंटे का सफ़र 12-12 घंटे में तय हो रहा था। इतना मतलब जो है लोगों का रुझान था कि वहाँ जाएं, उन्हें क्योंकि शदीद सर्दी है तो सर्दी का सामान, खाने पीने का सामान, जो जिससे मैसर था, मेडिकल का सामान, हर एक अपने अपनी गाड़ी में लेकर जो है वो उन तक पहुँच रहा था और किसी को इस बात का डर नहीं था कि हम जाएंगे कहीं खुदा न खास्ता और ज़ल्ज़ल आ गया तो हमारा भी किस्सा तमाम हो जाएगा। हर एक अपने घरों से निकल गया था। तो ये एक बड़ी खुशी की बात थी कि वहाँ के लोगों ने इस काम को अपना काम समझा। अच्छा, अब हमारी जिम्मेदारी भी इखलाकी बनती है कि देखें अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, समझ लो 15 दिन पहले की बात है कि तुर्की के सफ़ीर ने हमें बुलाया, इनकी टीम ने बुलाया था कि भाई हमारा बहरी जहाज़ आ रहा है, पूरा आपके लिए लेकर आ रहा है सामान वहाँ से तुर्की से आपके मुतासरीन सैलाब के लिए। तो ज़ाहिर है हमारे इस पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इमदाद अगर किसी ने दी थी तो तुर्की ने ही दी थी। तो हमारी इखलाकी जिम्मेदारी थी कि हमें भी फ़ौरन कूदना चाहिए था। तो अल्लाह के फज़ल करम से हम 2 दिन ही गुजरे थे ज़लज़ले के, हम फ़ौरन वहाँ पहुँच गए और पहले ही जहाज़ में जब मैं गया हूँ तो टर्किश एयरलाइन से 10 टन सामान मैं लेकर गया। फिर रोज़ाना एक कंसाइनमेंट हमारा जो है ना यहाँ से रवाना हो रहा था। तो बहरहाल इसके बाद मेरी पीएम से मुलाकात हुई ज़ूम पर, तो उन्होंने कहा कि अब आप सामान भेजेंगे तो अब हमारे ज़रिए भेजेंगे। तो हमने इसको भी कबूल कर लिया कि ज़ाहिर है हमारा मुल्क जो है इज़्ज़त पाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि पीएम साहब ने ये बात तमाम अखबारात इसकी गवाही देंगे कि पीएम साहब की जो है ये खबर चली थी कि पाकिस्तान के खैराती इदारों ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि सैलानी इसमें सफ़े अव्वल पे था। तो पीएम साहब ने मुझे अपने पास भी बुलाया था जूम की मीटिंग के बाद, लेकिन उस दिन मेरी मजबूरियाँ थी तो मैं नहीं जा सका मुलाकात के लिए वहाँ पर, लेकिन मेरी मुलाकात हो चुकी थी। अच्छा, एक बात ये कि ये आज इसको तकरीबन 10 दिन हो गए और 10 दिन के बाद मैंने ये अखबार नहीं पढ़ी, लेकिन पिछली जुमेरात को ये अखबार मैंने खबर पढ़ी थी, जुम्मे के दिन, कि 9 दिन हो गए कि अब तक खाली वहाँ की आप जो मीडिया की टीम है, जैसे आप एक एंकर है, इस तरह एंकरों की दावत पर तकरीबन $6.1 बिलियन जो है ना खाली तुर्की के लोगों ने जमा करवा दिए थे। यानी बहुत बड़ा जो है वो पैसों के जरिए भी जो लोगों ने ताउन किया, सामान तो दे ही रहे थे। तो जनाब वहाँ हमने ये देखा कि वहाँ जज्बा हुब्बुल वतनी हमसे कई गुना बढ़कर है। और ये भी देखने में आया कि इतने बड़े हादसे के बाद क्योंकि ज़ाहिर लोग अपने घरों से फौरन बाहर निकल आए जो बच गए, तो उनकी इमारतें बड़ी बड़ी इमारतें हैं और सारी की सारी इमारतें खाली हैं, कोई भी उस पर जा सकता है। हमने अपनी आंखों से देखा कि लोगों के घरों के सामान नजर आ रहे हैं, आलीशान चीजें मौजूद है, मगर कोई उसको हाथ नहीं लगा रहा। ये एक बड़ी मतलब कि अच्छी बात है मुसलमानों की कि मुसलमानों को पता है कि चोरी करना कितना बड़ा गुनाह अजीम है। हालांकि वो इमारतें ऐसी नहीं है कि इसमें अगर जो जाएगा तो वो गिर जाएगा, लेकिन फिर भी जो है वो इमारतें खाली पड़ी हैं और हुकूमत वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सख्त है। वहाँ कोई आदमी फिर रह नहीं सकता। जो हुकूमत कहती है कि तुम इस घर को खाली कर दो, तो अब उस पर कोई रह नहीं सकता और हुकूमत उनको बाकायदा जो है ना कैंपिंग में रख रही है। और हम जैसे इदारे ही नहीं बल्कि वहाँ और भी वो दुनिया भर आ गई है ना, तो वो दुनिया के लोग आके जो उनकी मदद कर रहे हैं, सैलानी मदद कर रहा है। अच्छा, एक बात और भी है जी कि इन्होंने जिंदा बचाने के लिए, लोगों को जिंदा निकालने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी है। कल 17वां दिन था, कल का जो दिन, सॉरी माफ कीजिएगा, जुमेरात का दिन 17वां दिन था हादसे का। जी जुमेरात के दिन भी इन्होंने जो है वो तकरीबन 12 जो है ना भेड़ें वो जो जिंदा निकाली हैं। 17 दिन तक वो भेड़ें जिंदा थी उसमें। तो ये अच्छा, मैं उस रेस्क्यू में खुद शामिल रहा हूँ जब वो जिंदा निकालने वालों की कोशिश करते थे ना, उसमें उन्होंने लाखों करोड़ों पे खर्च करके भी बंदा को जिंदा निकाल रहे थे। हर तरह से वो बड़ी बड़ी क्रेनें लेकर आए थे, उस पर रस्से बांध कर जो है वो बड़ी बड़ी छतों को उठाते थे और जिंदा निकालने के लिए उन्होंने जो है मुख्तलिफ मुल्कों से कुत्ते आए, उन्होंने डॉग्स मंगाए। और डॉग क्या करते हैं कि वो घुस जाते हैं मलबे में और फिर वो सूंघते हैं कि जहाँ सांस चलने की आवाज आती है ना, फिर वो निशानदेही करते हैं। फिर वहाँ ये उसको वहाँ जो है उसको बड़ी बड़ी छतों को जो है ना बड़ी बड़ी क्रेनों से, यानी समझ लो उन्होंने जान बचाने के लिए
तन मन धड़ की बाजी लगाई हुई है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब उन्होंने आखिरी मुझे ये कहा, दो बातें और कहूंगा मैं। एक तो मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने वहाँ के सफीर जो है जुनैद साहब, जो हमारे अंकारा में दारुल हुकूमत जो है तुर्की का, उस पे जो हमारे सफीर मौजूद है, जुनैद साहब उनका नाम है, उनसे मेरी वहाँ वही बात हुई थी, तुर्की में था। मैंने कहा देखिए अभी ये मामला रेस्क्यू का खत्म हो जाएगा, तो आप मेहरबानी करके जो है हमारे मुल्क के बड़ों को कहें कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी कयामत खेज बेरोजगारी है, तो आप बराए मेहरबानी पाकिस्तान से लेबर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और दीगर जो जरूरत के जैसे पेंटर है, ऐसे आप पाकिस्तान से लोगों को जो है ना, अपने लोगों को जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट करें, समझे। और यकीनन हमारे लोगों को बहुत सा रोजगार मिलेगा। जब 60,000 इमारतें और मकान गिरे, 60,000 इमारतें और मकान गिरे, और तकरीबन 50,000 तो अफराद जो लुकमे अजल बन चुके हैं, और इसके बाद न जाने अंदर अभी क्या क्या पड़ा हुआ, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन यह कि 1.25 लाख अभी जख्मी हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद साहब को मैं जब ये कहा, वो मेरे से मुलाकात के लिए वो आ रहे थे इस्तांबुल, लेकिन उन्होंने अचानक मुझे कहा साहब मेरी मजबूरी है कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं जुमेरात को, इसलिए मैं आपसे मुलाकात के लिए नहीं आ सकता। वो अंकारा में थे और मैं इस्तांबुल में था। तो फिर उसमें मेरा पैगाम जो था वज़ीर आज़म को उन्होंने दे दिया कि मेरा तरफ से पैगाम था कि भाई आप वहाँ के सदर तैयब उर्दुगान को कहें कि वो मतलब कि पाकिस्तान से लेबर जो है वो इंपोर्ट करें, और हम पाकिस्तान के लेबर जो है ना उनको देंगे। तो माशाल्लाह जब मेरी पीएम से बात हुई तो पीएम ने कहा मैंने ये पैगाम दे दिया। तो मैं पहला पाकिस्तानी था कि पाकिस्तान की खैर के लिए मैंने ये भी पैगाम दिया कि हमारा 1 लाख आदमी जो है वो माशाल्लाह वहाँ चला जाता है तो हमें बिलियंस डॉलर्स का नफा भी हो जाएगा, 2-3 साल तक वो काम करेगा। तो फिर पाकिस्तान में आया ना, तो पाकिस्तान आने के बाद फिर मैंने क्या किया, तुर्की के सफीर से मुलाकात के लिए गया, और वहां मैंने कहा कि देखें आपको इस रेस्क्यू के काम के बाद लेबर चाहिए होगी, तो पाकिस्तान का ये इदारा सैलानी आपको 1 लाख अफराद देगा जो मुख्तलिफ शोबे के होंगे, और ये आपके पास वहां पर तामीराती काम में हिस्सा लेंगे। इस तरह मुझे उम्मीद है कि ये मैं आज़ान दे चुका हूँ, वहां भी दे चुका हूँ, यहाँ भी दे चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सैलानी तकरीबन 1 लाख लोगों को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने में कामयाब होगा। ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। ठीक है सर, इसका कोई तरीक़ाकार बनाया जाएगा, लोगों से एप्लीकेशंस ली जाएंगी, क्या किया जाएगा, या सैलानी के थ्रू ये जो लोगों को रोजगार है वो फराहम किया जाएगा? हमारे पास 20 साल से जॉब बैंक बना हुआ है, आज भी कई हजार आदमी हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास एंट्री हो चुकी है। अगर आप मुझे कल वज़ीर आज़म कहते ना कि तुम लोगो जमा करो, तो मैं आपको 15 दिन के अंदर 1 लाख आदमी दे सकता हूँ पूरे पाकिस्तान से, माशाल्लाह, जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये जाएंगे ना, एक तो पाकिस्तान की इज्जत भी बनेगी, दूसरा अरबों का ज़रिए मुबादला भी हमारे पास आएगा डॉलर की सूरत में। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि अब क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा आपकी जानिब से इमदाद के लिए, क्या प्लान किया जा रहा है? आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो इसमें आपका हाथ बढ़ाएं? सामान भेजने के लिए कोशिश में लगा। आज भी थोड़ी देर पहले मगरिब की नमाज के बाद मैंने ब्रिगेड साहब को फोन किया था, व्हाट्सएप किया था कि भाई इस्लामाबाद आपने हमें कहा है कि सामान भेजो, तो हम इस्लामाबाद सामान भिजवा रहे हैं। आप हमारे पास जितना सामान मौजूद है, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो सामान दिया है खाने पीने का, वो सामान जो जैसे कि जिसको हम पकाए बगैर खा सकते हैं, वो सामान हम भिजवा रहे हैं। इसके अलावा गर्म कपड़ों से उन्होंने कहा कि आप गर्म चीजें नहीं भेजें, टेंट भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमारा सिलसिला जो है सामान भिजवाने का वो भी है। और एक उन्होंने हमें टारगेट दिया है कि हमें आप वहाँ बना दे कंटेनर सिटी। तो कंटेनर सिटी में एक कंटेनर बनता है $2,500 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वहाँ तकरीबन 100 कंटेनर का 100 घरों का एक कंटेनर सिटी बनाने जा रहा है इंशाल्लाह, और वो सीरिया में बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरी टीम 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद यहाँ से निकल जाएगी, और वहाँ इंशाल्लाह हम 100 कंटेनर का एक जो है कंटेनर सिटी बनाएंगे, जिसमें 100 फैमिली जो है रह सकेंगे। ठीक सर, क्या समझते हैं अभी ये जो जिस तरीके से इमारतों का मलबा है, आप समझते हैं कि मज़ीद लोग इसमें दबे हुए होंगे जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे होंगे? क्या समझ आप, क्योंकि देख के आ रहे हैं वहाँ पे, अभी तो सिर्फ वो लोग जो जिंदा थे, जो लाशें निकाली जा सकती थी वो निकाली गई हैं, लेकिन अभी भी तो मलबा बहुत है शहरों में। देखिए सैलानी के जो जिम्मेदार वहाँ पर है चैम्बे, जो वहीं के टर्की है, तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि तकरीबन 1 लाख आदमी भी दबा हुआ है। तो जब मैं वहां था उन दिनों में चैम्बे ने मुझे कहा था, जो सैलानी के बोर्ड के मेंबर है, क्योंकि सैलानी तो 5 साल से काम कर रहा है ना माशाल्लाह। जी जी जी। हमने बात को ब्रेड पंप प्लांट बना हुआ है वहां पर तुर्की के अंदर, जहाँ से रोटियां पककर जो है ना वो सीरिया जाती थी। अब वो उस ब्रेड प्लांट को के पूरे आइटम्स को निकाल के सीरिया में खुद मुंतकिल कर दिया गया है। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि 1 लाख भी दबा हुआ है। तो भाई आप बिल्कुल अल्लाह जानता है कि बहुत बड़ी तादाद जो अभी भी जो हो सकता है कि दबी हुई है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तुर्की के साथ साथ शाम में भी इमदादी कार्रवाइयाँ आपकी जारी हैं सैलानी की जानिब से?
जी, शाम, अब हमारा टारगेट शाम है ना। इस वक्त जो हम कैपिटल सिटी बनाने जा रहे हैं वो शाम बनाने जा रहे हैं। और अच्छा। हमारी टीम तो जाएगी ना, अब शाम पर ही काम करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम हम गए थे ना, शाम में दाखिल नहीं हो सके थे, हम शाम के बॉर्डर पर गए थे। वहां शाम में जिन लोगों की एंट्री थी उनको हमने सामान दे दिया अमानत के तौर पर कि तुम हमारी तरफ से वहां पहुंचा दो, लेकिन हम एंट्री हमारी नहीं हो सकी थी। अब शाम में जो है ना इंदली वगैरह हमारी टीम जा रही है, और इंदली वगैरह में हमारी ख्वाहिश ये है कि हम तकरीबन 100 कंटेनर का जो है ना वो कंटेनर सिटी बनाएंगे, 100 फैमिली उसमें एडॉप्ट हो सके। और वो कंटेनर सिटी है ना, वो तो 2, 3, 4, 5 साल तक भी चल सकता है। अब आप मौलाना साहब कोई मैसेज, कोई पैगाम जो आप देना चाहें, क्योंकि मेरे इल्म में है कि आपको एक इज्तिमा में शिरकत करनी है और आपने यही 8:45 का हमने आपसे वादा किया था, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो मैं ये दूंगा कि देखें, वो एक कौम है और उन्होंने ये बात साबित कर दी कि हमारे भाइयों पर तकलीफ आती है तो हम सबसे पहले आगे हम बढ़ते हैं। तो हमें भी चाहिए, अहले पाकिस्तान को भी, कि जब तकलीफ पाकिस्तानियों पर आई हुई तो आगे बढ़े। तो अच्छा, आप कहोगे क्या आगे बढ़े, तो मेरे नबी का फरमान है, दुआ सिलाउल मोमिन, दुआ उनका हथियार है। पूरी कौम अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला इस तरह की मुसीबत जो पाकिस्तान में इस वक्त आई हुई है कि हमारी करेंसी कागज का टुकड़ा बन गई है, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, हमारे लोग लाखों बेरोजगार हो गए हैं, पेट्रोल 350 रुपए का लीटर हो चुका है, दूध की तक, दवाइयों तक, अनाज तक, अंडों तक, ताकत की तमाम अशिया तक जो है हमारी रसाई खत्म हो चुकी है। और पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बदनसीब मुल्क है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं, वो पाकिस्तान है। इसकी बुनियादी वजह है कि खवातीन को यहाँ ग़िज़ाएं नहीं मिल रही, क्योंकि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ डाली है। तो सब दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक पैगाम दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना बशीर फारूकी साहब, चेयरमैन ओबानी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं न जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर में, हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से, जिसका आगाज़ कुछ रोज़ कबल वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक़ ने इसका इफ्तिताह किया और उसके बाद ये डिजिटल मरदमशुमारी जो है इसका आगाज़ हुआ। लेकिन इस हवाले से कुछ शिकायत का सामना है, और ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पे इस हवाले से बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लोगों की शिकायत भी वसूल की जा रही हैं और उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी पिछली मरदमशुमारी में चूँकि पूरी तरीके से कराची के लोगों को नहीं गिना गया था, इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि इस दफ़ा तमाम नफूस जो हैं उनको सही गिना जा सके। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं जनाब जावेद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जावेद साहब, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कहते हैं, क्योंकि मरदमशुमारी के हवाले से आपकी काफ़ी वर्किंग भी है, ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट और मरदमशुमारी के हवाले से आपने काफ़ी काम किया है। अब IT मिनिस्टर जो हैं वो भी आपकी ही पार्टी के हैं, सैयद अमीनुल हक़, तो इसलिए अब जबकि डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ हुआ है तो ये कहना कि जी इसमें फ्लॉज हैं या प्रॉब्लम है, सर बात घूम के आएगी फिर आप लोगों की तरफ ही, क्या कहेंगे? पहली बात तो समझने की ये है कि IT मिनिस्टर जो है मरदमशुमारी वो नहीं कर रहे हैं। मरदमशुमारी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, वो अलग डिपार्टमेंट है। IT डिपार्टमेंट जो उनको सपोर्ट कर रहा है, और इसका इफ्तिताह भी जो है अमीन भाई ने नहीं किया है। ये अपना सिस्टम है उनका मरदमशुमारी वालों का, और ये डिपार्टमेंट जो है एहसन इकबाल के अंडर में है, वो इसको करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बात यह है कि हमारी नेचुरली ये हमारी दरख्वास्त पे और हमारी कोशिशों में ही ये की वजह से ये हो रही है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट नहीं था 2017 की जो मरदमशुमारी हुई थी, उसमें हमारे ऑब्जेक्शंस थे और वैलिड ऑब्जेक्शंस थे कि कराची और अर्बन सिंध के जो एरियाज हैं वहाँ जो काउंटिंग होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हुई थी। और फिर पूरे प्रोसेस को हमने फॉलो किया और उसके नतीजे में तय ये हुआ कि दोबारा मरदमशुमारी हो 5 साल में। ये पहली मरतबा हो रहा है पाकिस्तान में कि 5 साल में दोबारा, 17 साल में 19 साल में तो मरदमशुमारी हुई है, 5 साल में पहली मरतबा हो रहा है, और ये MQM की कोशिश से हो रहा है। और जहाँ तक निज़ाम जो अब बनाया गया है, काफ़ी हद तक निज़ाम जो है उसको डिजिटल रखा गया है। आपकी इत्तला में सबकी इत्तला के लिए है कि अब टैबलेट के जरिए मरदमशुमारी हो रही है और काफ़ी अच्छा निज़ाम डेवलप किया गया। लेकिन तमाम चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो इन्यूमरेटर्स होते हैं, काम करने वाले लोग हैं, असल बुनियाद वही लोग होते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मरदमशुमारी होती है।
तो अब क्योंकि मरदमशुमारी में जो स्टाफ, जो लोग एम्प्लॉय किए गए हैं, सारे वो लोग हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत सिंध से है, और सिंध के लोग हैं, सिंध की हुकूमत पिछले 15 साल से ये हुकूमत में है। तो हमारी एप्रीहेंशन अपनी जगह पर है, हमारी कोशिश तो है, हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, हमारे लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने इसके ऊपर एक्टिवेट किया हुआ है। लेकिन असल जो लोग करने वाले हैं, उनकी जो नियतें हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। हम सर, समझते गवर्नर हैं आपके कि हैं, सिंध हुकूमत से आपकी अच्छी लाइजॉन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है। कभी आज तक सर मैंने एमक्यूएम को किसी इत्तेहाद में, किसी कोलिशन में ये कहते नहीं सुना कि आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट हैं या आपके इत्तेहादियों से आप खुश हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि एमक्यूएम अपने इत्तेहादियों से कभी खुश हुई हो या कभी उनको ओन किया हो एज पार्ट ऑफ देयर कोलिशन, एज पार्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में ना सही, विफाक में आपके साथ मौजूद है। आपकी हैंड इन हैंड बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, तमाम मिनिस्टर्स आते हैं बहादुराबाद, आपसे मुलाकातें होती हैं, आपको मुख्तलिफ चीज़ों पे मनाया जाता है। लेकिन कोई शिकायत होती है तो आप सारा मलबा सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल देते हैं कि जी ये जिम्मेदार हैं, इन्होंने लोगों को कम गिना है। जी सर, पहली बात तो ये है कि हम पीपल्स पार्टी के एलाइज नहीं है, नंबर 1, और उनके साथ किसी मिनिस्ट्री में किसी किस्म की उसमें नहीं है। और मुआहिदा आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं हमेशा जब ये याद दिलाता हूँ कि जी मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साइन हुआ सर, आपका जो एमओयू साइन हुआ, जो पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा साइन जो हुआ, उसमें से एक भी शिक जो है अभी तक पूरी नहीं हुई। सर वो पूरी होना या ना होना, माशाल्लाह आप समझदार आदमी हैं, वो एक बिल्कुल अलग बात है। आपका मुआहिदा है सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जामिन है। डॉक्टर साहब, यही तो होता है नियतों का जो इंटरेस्ट है ना। देखिए, यहाँ पर सिंध के अंदर ये जो एक कन्फ्लिक्ट है, जो पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो परमानेंट है, और वो इंटरेस्ट जो है परमानेंट है। जावेद हनीफ साहब, जिससे मुआहिदा साइन होता है वो आपका अलाय कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? पहले मुझे इसका जवाब दें। मुआहिदे से जो पीछे हट जाता है, वो अलाइज के बाद जो ब्रेकअप भी उसी ने किया है ना उन लोगों ने, अभी तक तो हमें किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है उनकी तरफ से किसी चीज के अंदर भी। ठीक है, तो यानी अब आप अभी वफाकी हुकूमत के साथ हैं या नहीं है उस मुआहिदे के तहत? नहीं, हम वफाकी हुकूमत के साथ हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत में 2 मिनिस्ट्री लेने का मतलब ये नहीं कि पॉलिसीज हमारे कंट्रोल में है। पॉलिसीज का कंट्रोल जो है आपकी पता है, वो जो जिसके पास इख्तियार आला होता है, जो टॉप लीडरशिप होती है, जो गवर्नमेंट के अंदर जिसका इख्तियार होता है, जिनका प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कैबिनेट में जिनकी एक्सीडियत होती है, उनके पास होता है। तो 2 आदमी मिनिस्टर होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कंट्रोल आ गया तुम्हारे सिस्टम का। हाँ, हम अपनी ख्वाहिशात और अपनी चीजें जो है अपनी फॉरवर्ड करते रहते हैं, वो करें ना करें वो उन पर डिपेंड करता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जिन मायदों की आप बात करते हैं, मायदों में से कोई चीज भी अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका है। हमारी लाख कोशिश के बावजूद, लाख हमारी कोशिश की हमने, बार बार हम कहते हैं इस तरह चीजें होनी चाहिए, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रही है। लेकिन मरदमशुमारी के ऊपर वापस आते हैं, तो मरदमशुमारी जो है, देखें सिंध के अंदर एक कन्फ्लिक्ट तो है ना अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर शिफ्ट होती है इससे। और सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है कराची के साथ ही होता है। कराची के अंदर जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ जो है, नेचुरल ग्रोथ अपनी जगह पर है, और उसमें जो माइग्रेशन हो रही है वो अपनी जगह पर है। यहाँ पर जो बाहर से लोग एलियंस आए हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये कि सिस्टम इस किस्म का डेवलप किया गया, इनको काउंट ही नहीं किया जाता है। अच्छा सर, अब ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद हुआ है, और आपके साथ माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके साथ मौजूद हैं, आप अपने आप को पहले से ज़्यादा पावरफुल समझते हैं? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहले से ज़्यादा वोट बैंक के हवाले से, अपनी से रखने के हवाले से मजबूत हुई है पहले से ज़्यादा? जी जी, यकीनन मजबूत हुई है, बिल्कुल। और उसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन, पब्लिक ने बड़ा अच्छा इंप्रेशन किया है, ग्राउंड पर लोगों में बड़ी इसकी वेलकम कहा है इसको, इसकी वजह से बहुत अच्छे हालात हुए, और इंशाल्लाह इसका आप देखेंगे आने वाले वक्तों में इसका बहुत फर्क पड़ेगा। सर, गवर्नर साहब कोई रोल अदा कर सकते हैं मरदमशुमारी के हवाले से? माशाल्लाह बड़े एक्टिव नजर आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होते हैं। गवर्नर साहब का रोल नहीं है। हाँ, अवेयरनेस के लिए असल बुनियादी चीज इसमें है कि अवेयरनेस, लोग अपने राइट्स को पहचाने, हर आदमी अपने आप को रजिस्टर कराए और अपना जो हक है वो इस्तेमाल करें। तो सेल्फ इन्यूमरेशन भी है इसके अंदर, कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए भी आप करा सकते हैं, ये सिस्टम भी अवेलेबल है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ जरा इसकी तफसीलात बता देंगे, बस मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। किस चीज की? सर, किस तरीके से लोग रजिस्टर कराएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, वेबसाइट है www.self.psb
.government.pk ये साइट आप अपने किसी भी आप मोबाइल पे जाएंगे, कंप्यूटर पे जाएंगे, टैबलेट पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगी। ठीक। जब ये ओपन हो जाएगी तो आपको एक यूट्यूब एक नंबर देगी ये, और आपको मोबाइल नंबर आपसे पूछेगी। जब आप मोबाइल नंबर अपना देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को जब दोबारा साइट पे आप डालेंगे तो ये फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे जिसके अंदर मरदमशुमारी होती है। उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म्स है, उसमें टिक करना है आपने कि आपके नाम क्या है, आपका घर कैसा है, सर घर का सरबराह कौन है, कितने आपके भाई हैं, कितने बहन हैं, कितने बच्चे हैं, तो उसके अंदर आप एजुकेशन क्या है आपकी वो भरते चले जाएंगे, पूरा का पूरा बन जाएगा फॉर्म। जब भी आप उसको सबमिट करेंगे इस फॉर्म को तो दोबारा आपको एक नंबर मिलेगा। ये नंबर आप अपने पास सेव करेंगे, जब इन्यूमरेटर आपके पास आएगा ये नंबर आप उसको दे देंगे, वो नंबर QR कोड के जरिए वो नंबर अपने टैबलेट के अंदर डालेगा और आपका जो डेटा है ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आसानी, इन्यूमरेटर को भी आसानी है, आपको भी आसानी है, ये आप कर सकते हैं इसके लिए। बाकी तो आपको पता है इन्यूमरेटर आपके घरों पर आएंगे, वो जी वो तमाम चीजें अपनी जगह चलेगी, लेकिन डिजिटल तरीके में ये एक आसानी कर दी गई है। ठीक है जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हनीफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली जावेद हनीफ साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।